स्वागत है आपका कंटिन्यूअस लर्निंग में। मैं हूं किशन और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी वैल्यूएबल सजेशन या फीडबैक हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट अस बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रोफेशनल टिप्स फॉर रिज्यूम राइटिंग। हमने काफी बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किसी जॉब पोस्ट के लिए मैं और मेरे फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं तो उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है और मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता। हम हमेशा डाउट में रहते हैं, यार मेरा उससे एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, मैं उससे टेक्निकली भी साउंड हूं, फिर भी मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि रिक्रूटर्स ढूंढ रहे होते हैं इंपैक्टफुल रिज्यूम। आपका रिज्यूम है जो आपका पहला परसेप्शन क्रिएट करता है रिक्रूटर में। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम लिखने के क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी और आई एम श्योर आप एक इंपैक्टफुल रिज्यूम अपने आप लिख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आइए हम जानते हैं कि एक अच्छे रिज्यूम के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। वैसे तो आपको हजारों तरीके के फॉर्मेट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सेट नहीं होता कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को ही जब फॉलो करेंगे तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहला नेसेसरी एलिमेंट होता है रिज्यूम का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आप अपने बारे में मतलब अपना नाम, अपनी एज, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डालते हैं विद योर डिस्प्ले पिक्चर। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। जो सेकंड की एलिमेंट होता है रिज्यूम का वो होता है एक समरी। ये समरी का मेन पर्पस होता है किसी भी एम्प्लॉयर को ये समझने के लिए कि वो आपको क्यों शॉर्टलिस्ट करे, और अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाता है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या फायदा होने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिज्यूम का। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारा एक्सपीरियंस। तो इसमें हम हायर टू लोअर यानी रीसेंट टू ओल्डेस्ट, अगर मैं बोलूं हायर टू लोअर इज नॉट द राइट वर्ड, अगर मैं रीसेंट टू ओल्डेस्ट सीक्वेंस में डालूं तो मुझे इसमें मेंशन करना चाहिए कि मेरा करंट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मतलब मैं कहां पर काम कर रहा हूं, फॉलोड बाय उससे पिछला ऑर्गेनाइजेशन, देन उससे पिछला ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने 10 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो मुझे हर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती है। रीसेंट करंट को मिलाकर पिछले 2 कंपनीज का अगर मैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपनी जेडी का एक क्रक शेयर कर दूं फॉलोड बाय छोटी सी समरी उससे पहले की कंपनीज का, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आप हर कंपनी के बारे में अपना डिटेल प्रोफाइल डालेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका रिज्यूम एंडलेस हो जाएगा, 10 पेजेस का रिज्यूम हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो इस सेक्शन में हम डालते हैं अपने एजुकेशन डिटेल्स को। इसमें क्या करते हैं, जो भी अगेन हमारा रीसेंट एजुकेशन है फॉलोड बाय द ओल्डेस्ट एजुकेशन, सेम सीक्वेंस में। जैसे आई एम एन एमबीए राइट नाउ, अगर तो मैं पहले अपने एमबीए की डिटेल्स डालूंगा फॉलोड बाय ग्रेजुएशन, देन उसके बाद 12th, देन उसके बाद 10th। जिस सीक्वेंस में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप डिप्लोमा है या आपने कोई और कोर्स किया है तो आप उस सीक्वेंस में यहाँ पे डालिए विद किस ईयर आपने कंप्लीट किया एंड आपने उसमें किस लेवल की डिग्री अचीव किया, आपने उसमें ऑनर्स लिया, फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड डिवीजन था। तो ये एक आपका क्रक्स होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड का। फिफ्थ पार्ट जो होता है वो होता है स्किल्स। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिज्यूम में। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या स्किल्स होती हैं। तो अगर अपने रिज्यूम में वो स्किल्स आप डालते हैं जो उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए चाहिए तो आपको अपने बाकी कॉम्पिटिटर से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, R&D डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप वहां पे दिखाते हैं, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक मैकेनिकल फर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप दिखाते हैं कि आपको 3D डिजाइनिंग आती है, या ऑटो कैड आता है, या आपने सिमुलेशन किया हुआ है पहले, तो इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने क्वालिटी में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप क्वालिटी में बताते हैं कि आपको सारे क्वालिटी टूल्स आते हैं, आपने 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट या येलो बेल्ट का सर्टिफिकेशन ले रखा है, या फिर आप इंटरनल ऑडिटर हैं सर्टिफाइड, तो अगर आप अपनी स्किल्स को इसमें डालते हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है इसमें। जो लास्ट की एलिमेंट होता है रिज्यूम का, ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर ये एलिमेंट आप अपने रिज्यूम में ऐड करेंगे तो इससे आपको आपके बाकी जो कॉम्पिटिटर्स होंगे या जो एप्लीकेंट्स होंगे जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा।
इस सेक्शन में हम अपने अवार्ड्स के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में डालते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिक अवार्ड्स के बारे में बात करूं तो ये इंडिकेट करता है कि आपके एफर्ट्स को एक पर्टिकुलर लेवल पे अप्रिशिएट किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब आपने जो भी पिछले कुछ सालों में काम किया वो वर्दी था उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। अचीवमेंट्स पार्ट में अगर आप अपने रीसेंट 4-5 साल के अचीवमेंट्स मेंशन कर देते हैं कि इस साल मैंने ये अचीव किया था, और अगर आप उस अचीवमेंट को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं कि मेरे इस एफर्ट से कंपनी को इतने लाख रुपए का या इतने करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आप अपने गोल्स को कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो कंपनी आपको एक काफी एफिशिएंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करती है। जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जहां पर आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां भी आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपको एक एडेड एडवांटेज हमेशा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हुए अब हम ये डिस्कस करेंगे कि रेज्यूम बनाते वक्त हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बेसिकली हम डूज ऑफ राइटिंग अ रेज्यूम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है आप अपना रेज्यूम हर बारी कस्टमाइज कीजिए, यानी कस्टमाइज योर रेज्यूम एवरी टाइम। जनरली क्या होता है, हम एक रेज्यूम बना लेते हैं और हमारे डिपार्टमेंट से या जिस वर्क एरिया में हम काम कर रहे हैं उससे लिंक अगर कोई भी जॉब पोस्टिंग आती है तो यूजुअली हम सेम रेज्यूम हर तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे। अब अगर मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट का ही एग्जांपल लूँ तो एक क्वालिटी डिपार्टमेंट में कई सारे वर्टिकल्स होते हैं। इनकमिंग क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी, पीडीआई क्वालिटी, कस्टमर क्वालिटी, क्वालिटी सिस्टम्स है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। तो अगर आपने कोई एक रिज्यूम बना रखा है और सब में भेजेंगे तो आप 99% रिजेक्ट हो जाएंगे। रीजन, अगर आपके पास एक जॉब एप्लीकेशन आई है क्वालिटी सिस्टम्स की, तो वो डिमांड करता है कि आपके पास क्वालिटी सिस्टम्स की अवेयरनेस हो, IATF की, ISO 9000 की, 14000 की, 45000 की, ऑडिट्स की। और अगर वहां पर आप क्वालिटी कंट्रोल का अगर रिज्यूम भेजेंगे तो मतलब ही नहीं बनता कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाए। उसी तरीके से जब आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिज्यूम अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी इंस्पेक्शन स्किल्स, आपकी टेस्टिंग स्किल्स, ड्राइंग को रीड करने की स्किल्स, ये सारी चीजें आपको हाईलाइट करनी चाहिए। तो जिस तरीके की जॉब एप्लीकेशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आपको अपना रिज्यूम उस हिसाब से कस्टमाइज करना चाहिए, तो आपके चांसेस शॉर्टलिस्टिंग के बहुत बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को शो ऑफ कीजिए अपने रिज्यूम में। शो ऑफ का मतलब है हाईलाइट कीजिए। अगर आपने टाइम लगा के, एफर्ट लगा के, पैसे लगाकर कुछ टेक्निकल स्किल्स को अचीव किया है, अटेन किया है, तो प्लीज उनको हाईलाइट कीजिए। आपकी टेक्निकल स्किल्स ही हैं जो आपको आपके बाकी कॉम्पिटिटर एप्लीकेंट से डिफरेंशिएट करेंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अटेन करते हैं। तो इनको प्लीज प्लीज हाईलाइट कीजिए। नंबर 3, आप फोकस कीजिए अपने अचीवमेंट्स पे। ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। अचीवमेंट्स का मतलब हुआ, अगर आप एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉई हैं, लेट्स से आपने 5 साल इंडस्ट्री में लगाया, तो इस 5 साल में आपने कुछ ना कुछ जरूर अचीव किया होगा। कोई प्रोसेस एस्टैब्लिश किया होगा, कोई प्रोसेस इंप्रूव किया होगा, कोई नया प्रोसेस इनिशिएट किया होगा, तो आप उसको जरूर डालिए। कोशिश कीजिए अगर आप अपने एफर्ट को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें तो कंपनी के बिजनेस से लिंक हो जाता है वो। अगर आप नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप अपने डिपार्टमेंट के KPI से, जो की प्रोसेस इंडिकेटर्स होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल से भी अगर लिंक कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ईयर ऑन ईयर अपने अचीवमेंट्स की एक लिस्ट हो आपके पास, और रिसेंट 2-3 ईयर के अचीवमेंट्स को आप जरूर अपने रिज्यूम में मेंशन करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने अपने कॉलेज में जो प्रोजेक्ट किया था वो क्या प्रोजेक्ट था, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, आपको आइडिया कहाँ से आया, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर रखनी चाहिए। और आप अपने अचीवमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट की समरी डाल सकते हैं छोटी सी। एंड जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डू है कि आप अपने रिज्यूम को थरली रीड कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी का टेम्पलेट रेफर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हम नहीं करते। तो या तो हम अपने आप को मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर कर लें कि इन केस अगर मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया तो आई एम एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, या फिर मैं जो कर रहा हूं वही मेरे रिज्यूम में होना चाहिए। मेरा रिज्यूम मेरे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए आप अपना रिज्यूम 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, आप उसको एरर प्रूफ कीजिए, क्योंकि वो एक मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसे देखकर पहला इंप्रेशन आएगा एम्प्लॉयर के ऊपर जो आपको रिक्रूट करने के लिए सोच रहा है।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है डोंट्स, मतलब रेज्यूम बनाते वक्त हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें कभी भी गलती से भी अपना एजुकेशन डिटेल या वर्क एक्सपीरियंस डिटेल गलत नहीं भरना चाहिए। वैसे भी आजकल फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराती हैं, तो अगर आप ऐसा कोई काम करोगे ये सोचकर कि मैं तो अपना वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मेरा रिज्यूम इम्पैक्टफुल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन में आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो भी जाए, बट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन आप रिजेक्ट हो जाओगे और उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तो हो सकता है इसका गोइंग फॉरवर्ड आपके फ्यूचर पे भी इंपैक्ट पड़े, तो ये गलती आप भूल के भी ना करें। नंबर 2, कई बारी हमें दूसरों का टेम्पलेट काफी अट्रैक्टिव लग जाता है, अगर सेम डिपार्टमेंट का होता है खासकर, तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तो उसमें हम ये नहीं देखते कि उसने वो रिज्यूम किसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से ड्राफ्ट किया होगा। तो हम किसी का थॉट प्रोसेस समझ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, बट उसमें जो कंटेंट है उसे हमें अपने हिसाब से डालना चाहिए। तो बिना सोचे समझे नहीं डालना चाहिए कि आपने क्वालिटी कंट्रोल में आप काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल का, और कॉपी करते टाइम जो है आपने उसमें से क्वालिटी इंप्रूवमेंट के सारे पॉइंट्स कॉपी कर लिए, जिसका आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है ही नहीं, है ना, या गलती से आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट का रिज्यूम कॉपी कर लिया। ऐसे मैंने काफी मिस्टेक्स देखे हैं। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टीम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बिना सोचे समझे आंख बंद करके कॉपी मत कीजिए। थर्ड इज कोई वियर्ड फॉर्मेट, लोग बड़ा हैंकी पैंकी सा या कुछ अजीब सा फॉर्मेट यूज करते हैं। कुछ होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स, आपको मिलेंगे 100 में से 1 या 2 ऐसे, या 1000 में से 1 या 2 ऐसे, सोचते हैं यार मेरा रिज्यूम ऐसा होगा ना तो पक्का सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, हो सकता है एक आध केस में ऐसा हो, बट 99% आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज स्टैंडर्ड प्रोफेशनल टेम्पलेट्स यूज कीजिए और फिर उसी बेसिस पे अपने पूरे टेम्पलेट को ड्राफ्ट कीजिए। एंड फोर्थ पार्ट, कभी भी आप अपना करेंट या एक्सपेक्टेड सैलरी मत डालिए अनटिल अनलेस सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उसे डिमांड करती है। इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर सामने वाली कंपनी डिमांड करती है तो आप प्लीज उसमें डालिए, बट इफ नॉट रिक्वायर्ड तो दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट। तो ये 4 डूज और 4 डोंट्स हैं, काफी क्रिटिकल हैं, इनको आप ध्यान रखिए रिज्यूम को बनाने के दौरान। आई एम प्रीटी श्योर कि वंस यू फोकस ऑन दीज थिंग्स तो आप एक इफेक्टिव रिज्यूम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग इस वीडियो के थ्रू एक इफेक्टिव रिज्यूम राइटिंग का स्किल या उसकी आर्ट को सीखेंगे या सीख गए होंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आप प्रोडक्शन के हो, क्वालिटी के हो, मेंटेनेंस के हो, प्लानिंग के हो, परचेज के हो, स्टोर्स के हो, वेंडर डेवलपमेंट के हो, ये टिप्स आपको बहुत काम आने वाली हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% श्योर हूं मैं कि आपका रिज्यूम जरूर शॉर्टलिस्ट होगा। गोइंग फॉरवर्ड सेम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनका क्या आंसर करना चाहिए, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, काफी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे अपनी ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में काफी हेल्प मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।